नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज लेकर के। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले बात करेंगे जो कोर्सेज मेरे द्वारा यहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इंडियन एंड राजस्थान पॉलिटी, इंडियन एंड राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, इंडिया एंड राजस्थान करंट अफेयर्स, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर सेशंस, test series and many more other things for all of you. What is an academy subscription? यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज और क्विजेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहां आपके डाउट्स को दूर किया जाता है और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाता है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या प्रॉफिट्स हैं? एडुकेटर्स के द्वारा लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एडुकेटर्स आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं। कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वीकली क्वेश्चन आंसर्स कराए जाते हैं। सारे प्लस कोर्सेज में डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपको मिल जाएंगी। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है और बिल्कुल सही मार्गदर्शन में आपको तैयारी करवाई जाएगी। करना क्या होगा आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए? आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर पे जाकर। जब आप उसे इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद प्रोफाइल के नीचे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करिए और उसके बाद आपके सामने मैनेज गोल्स आएंगे। मैनेज गोल्स में स्टेट पीएससी में आपको आरपीएससी को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, 12 महीने या 24 महीने। तो दोस्तों जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू करी है उन्हें 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन स्टिल उन्हें लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपने प्रिपरेशन में, तो वो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको एक रेफरल कोड यूज लेना है पंकज9, जिस पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो 1 ईयर का जो 7000 रुपीज का कोर्स है वो आपको 6300 में प्रोवाइड करा दिया जाता है। 2 साल का 8400 का जो कोर्स है वो आपको 7560 में ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। देखिए, अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, उसे कंप्लीट पैकेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो रेफरल कोड यूज करिए पंकज9 और जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे ज्वाइन कर लीजिए और इसके बाद में ये यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियोस को शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों, कुछ एमसीक्यू सवाल हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते रहिएगा। क्लास रिकॉर्डेड है बट आप इस पे आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं सवाल पढ़ता हूं और उसके बाद में कुछ सेकंड का ब्रेक दूंगा, तब तक आप अपने जवाब दीजिए और फिर देखिए कि आपका जवाब सही है या नहीं है। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1852, 1856, 1858, 1860। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1858। 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में जो कंपनी का शासन चल रहा था उस कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। यानी 1858 के भारत सरकार अधिनियम से कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया और इसकी जगह ताज का शासन प्रारंभ हो गया। ताज का शासन प्रारंभ यानी महारानी का शासन प्रारंभ हो गया दोस्तों, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, 1858 भारत सरकार अधिनियम, कंपनी का शासन भारत से समाप्त और ताज का शासन प्रारंभ हो गया। 1857 की क्रांति के बाद में ये अधिनियम आया था।
इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे इसके द्वारा भारत सचिव का एक पद बनाया गया। ये भारत सचिव जो होता था, ये ब्रिटेन का एक कैबिनेट मंत्री के दर्जे का व्यक्ति होता था। लॉर्ड स्टैनले पहले भारत सचिव बने थे। ठीक है, भारत सचिव जो है वो भारत के अंदर गवर्नर जनरल। तो यहीं पर एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वायसराय वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि अब वो महारानी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। भारत सचिव और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक भारत परिषद का भी निर्माण किया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? तो भारत सचिव का मुख्य काम होता था वायसराय को सलाह देना। वायसराय जो भी काम करेगा वो भारत सचिव की सलाह से ही करेगा दोस्तों। ठीक है, और वो उसकी पूरी रिपोर्टिंग कहा करता था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जाकर के उसकी रिपोर्टिंग वो करता था। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम से कई मुख्य कार्य हुए, जिसमें से दो महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको याद रखनी है कि कंपनी का शासन भारत से समाप्त, ताज का शासन यानी महारानी का शासन प्रारंभ, भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट, कल ही मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन की? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। देखिए 1897 के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय गीत क्या? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से रिलेटेड है। ठीक है, 1937 तक ये भारत का राष्ट्रीय गान रहा था दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। जो वंदे मातरम हमारा आज राष्ट्रीय गीत है, ये 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया वंदे मातरम, रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, उपन्यास आनंद मठ। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है दोस्तों? बताइए। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलन ब्रो। दोस्तों इसका सही जवाब होगा चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ जो है वो 1835 से 36 के समय में भारत के, यानी उस समय में बंगाल का गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था और वो बाद में कन्वर्ट होके हो गया था भारत का गवर्नर जनरल। तो ये क्या थे उस समय? भारत के गवर्नर जनरल थे मेटकॉफ, भारत के गवर्नर जनरल थे। एक्चुअल में दोस्तों क्या था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो पहला कानून था जो ब्रिटेन की संसद से पारित होकर के भारत आया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में इस पद का नाम बदल के कर दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल।
तो चार्ल्स मेटकॉफ जो थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने भारतीय प्रेस को, जो भारतीय समाचार पत्र थे जो लोकल लैंग्वेजेस में प्रिंट होते थे, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, कंप्लीट फ्रीडम। इसी कारण से मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। समुद्री व्यापार के संबंध में कार्टाज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टाज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका जवाब होगा पुर्तगाली। भारत में जो यूरोपीय कंट्रीज आई, सबसे पहले यूरोपीय राष्ट्रों का जो आगमन हुआ, उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली जो है उनका समुद्र पर बड़ा कंट्रोल था। भारत में आकर भी उन्होंने तब सभी तटीय क्षेत्रों पर और हिंद महासागर पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था दोस्तों। ठीक है। कार्टाज व्यवस्था के अंतर्गत एक समुद्री सीमा, एक देश की समुद्री सीमा पर उसका अधिकार होता था, जिसमें अगर कोई दूसरे राष्ट्र की शिप, जहाज उसमें एंटर करती है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी और उसे कुछ टैक्स भी देना पड़ता था। तो ये कार्टाज व्यवस्था थी जो पुर्तगालियों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत ने भी पुर्तगालियों से ये सीखी, लेकिन 20वीं सदी में नेवी सर्ट नामक व्यवस्था ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक है। 20वीं सदी में ब्रिटिशर्स के द्वारा भी नेवी सर्ट नाम से इसी प्रकार की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है और उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये वाला जो कथन है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, ठीक है, उमेश चंद्र दत्ता, तो ये वाला जो कथन है वो गलत है। तो आपको ये सारी जानकारी प्रदान हो गई है। तो बाकी के 3 कथन सही हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी थी। कलकत्ता के रिपन कॉलेज के भी संस्थापक थे। राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए, नेशनल अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट के लिए भी जाने जाते हैं। और साधारण ब्रह्म समाज जो है वो आनंद मोहन बोस ने तो करी थी, लेकिन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ मिलकर नहीं करी थी। आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री,
शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता, इन सब लोगों ने मिलकर के करी थी दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। आसान है, जल्दी से बता दीजिए। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अंग्रेजों ने 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। उसके विरोध नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने कब दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल वाली व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया था? आपको इसको बताना है। आसान है, सवाल वापस ध्यान से सुनिएगा। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल वाली जो कंडीशन है, इसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, लखनऊ अधिवेशन। आप सभी को पता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसी अधिवेशन में जो 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था, तो नरम दल और गरम दल जो अलग हो गए थे, तो गरम दल निकल गया था कांग्रेस से, तो गरम दल वापस आ गया, तो नरम दल और गरम दल वापस मिल गए। अलग कब हुए थे? 1907 के सूरत विभाजन में अलग हुए थे। ठीक है। तो मुसलमानों को 1909 में मिला था, आपको पता ही है, ये पृथक निर्वाचन मंडल मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। तो जो अलग से पृथक निर्वाचन पद्धति मुसलमानों को मिली थी, अलग मतदाता दल यानी पृथक निर्वाचन पद्धति, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, इसे लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ, उस समझौते के अंतर्गत उसको स्वीकार कर लिया गया, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोची, चिंसुरा, सूरत, चेन्नई। पहली यूरोपीय बस्ती, तो पहली यूरोपीय बस्ती जो है वो कहां स्थापित की गई थी? कोची में। कोची में। किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान दिया था? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सी, गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ
मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड्स डिस्पैच, सैंडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या रेले आयोग, बताइए। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, बताइए। वुड्स डिस्पैच, सैंडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और रेले आयोग। दोस्तों इसका सही जवाब होगा चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच। ये देखिए, सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, 1854 में उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक लेटर भेजा, सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी स्कूल्स होती है, प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल्स जो होती हैं, प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, उसमें मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, और उच्च विद्यालयों में जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहां अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। तो उन्होंने ये काफी सारे सुझाव दिए थे, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट सुझाव यही था चार्ल्स वुड का 1854 में जो उन्होंने डलहौजी को भेजा कि प्राइमरी स्कूल्स में जो पढ़ाई की जानी चाहिए वो मातृभाषा में करवाई जानी चाहिए और जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहां पे अंग्रेजी में होनी चाहिए। तो ये चार्ल्स वुड के सुझाव थे। उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसके कारण आधुनिक भारत के जो शिक्षा का विकास हुआ उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसलिए इसको कहा जाता है चार्ल्स वुड का डिस्पैच को मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि एक बड़े परिवर्तन का प्रदान करे, एक बड़ा परिवर्तन प्रदान करे। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए। लिटन, मेयो, डलहौजी, हार्डिंग। लिटन, मेयो, डलहौजी, हार्डिंग। दोस्तों लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है और शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम तो क्या था, इसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई। भारत में जो लोकल लैंग्वेजेस के अंदर जितने भी न्यूज़पेपर्स आते थे, भारतीयों के द्वारा जितने भी समाचार पत्र और मैगजीन छापी जा रही थी, उन सब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया इस लिटन ने। लिटन जो है वो 1876 से 80 के दौरान भारत का क्या था, वायसराय था। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था, 1876 से 78 इस टाइम पीरियड में उस समय भारत में बड़ा भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल के अंदर ये प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाया, लोगों की मदद नहीं कर पाया, समस्या को संभाल नहीं पाया। इस कारण से भारतीय समाचार पत्र जो हैं वो लॉर्ड लिटन की बहुत आलोचना करने लगे।
तो समाचार पत्र जो लिटन की आलोचना कर रहे थे, उस आलोचना को रोकने के लिए उसने ये एक्ट पास कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके द्वारा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को रोक दिया गया, उनकी छपाई वगैरह सब बंद कर दी गई। साथ ही एक शस्त्र अधिनियम पारित कर दिया, जिसमें किसी भी भारतीय को अगर हथियार रखना है तो पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो शस्त्र अधिनियम पारित किया। तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को रोक दिया और शस्त्र अधिनियम के द्वारा भारतीयों के शस्त्र रखने की स्वतंत्रता को भी रोक दिया गया। बाद में 1880 में लिटन के जाने के बाद लॉर्ड रिपन आएंगे, जो कि इस प्रेस अधिनियम को खत्म कर देंगे और वापस से भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, ठीक है। किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका जवाब होगा लॉर्ड मेयो। 1872 में अंडमान द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर में जो सेल्यूलर जेल थी ना, सेल्यूलर जेल, वहां का निरीक्षण करने गए हुए थे ये। वहां एक पठान था, उस पठान ने चाकू मार करके लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। तो ब्रिटेन के जितने भी वायसराय भारत में आए, उसमें एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल या वायसराय था जिसकी हत्या कर दी गई। एकमात्र गवर्नर जनरल और वायसराय जिसकी हत्या कर दी गई दोस्तों। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन क्यों किया था? आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों हंटर आयोग का जो गठन किया गया था वो भारत में शिक्षा सुधार के लिए किया गया था। रिपन ने अपने कार्यकाल में 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है, ये आयोग बैठाया और हंटर आयोग ने भारत में प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा सुधार यानी प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन में सुधार के लिए ये कमीशन बैठाया। तो भारत में शिक्षा सुधार के लिए 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था शिक्षा सुधार के लिए। पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। ये जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित कर दी गई। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। दोस्तों इसमें गलत है ए, क्योंकि ये गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। बाकी सारे बातें सही हैं। एक्चुअली पूना समझौता हुआ क्यों था? पूना समझौता हुआ था क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड पेश किया, क्योंकि 30, 31, 32 ये तीन जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 30, 31, 32, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अंबेडकर ने इन तीनों में भाग लिया था, जबकि कांग्रेस की तरफ से गांधी ने खाली दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अंबेडकर जो है वो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग करते रहे। वही पृथक निर्वाचन पद्धति जो कि मुसलमानों को 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में मिली थी। मैकडोनाल्ड ने फिर एक बात भारत को
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने क्या करा, दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी, जिसके तहत एक सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड पेश किया गया, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि दलितों को हम पृथक निर्वाचन पद्धति दे रहे हैं, जिस प्रकार से 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम में मुसलमानों को दी गई थी। ठीक है, गांधी जी को यह बात जैसे ही पता लगेगी, गांधी जी देखेंगे कि पहले ही भारत का धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया है 1909 में, मुसलमानों को अलग से चुनाव में आरक्षण देकर के, और अब भारत में जातिगत आधार पर हिंदुओं को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। गांधी उस समय यरवदा जेल में कैद थे। गांधी ने वहीं पर आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। बाद में राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इन कुछ बड़े नेताओं के सहयोग से अंबेडकर और गांधी के बीच में एक मीटिंग हुई, जिसमें गांधी ने अंबेडकर को कहा कि अगर आप इसे स्वीकार करेंगे तो हिंदू जाति जो है वो आपस में विभाजित हो जाएगी, तो आप एक काम करिए, कांग्रेस आपकी मांगे जो है वो कांग्रेस आपको देगी, बट आप अंग्रेजों से मत लीजिए। तो अंबेडकर मान गए, ठीक है भैया, हमें तो दलितों के अधिकार चाहिए, चाहे अंग्रेज दें चाहे कांग्रेस दे। तो गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हो गया, जिसे हम पूना समझौता कहते हैं। ठीक है, पूना पैक्ट कहते हैं। और अंबेडकर ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड पेश किया था, उस कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ, उसकी इंपॉर्टेंट बातें बी सी डी ऑप्शन में आपके सामने है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया दलितों ने। प्रांतीय विधान पालिकाओं में कुछ सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई चुनाव में। सिविल सेवाओं में भी दलित वर्ग के लिए एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई। क्लियर? नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? 1663, 1668, 1670, 1689। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1668। लेकिन याद रखिएगा, कंपनी को बॉम्बे पुर्तगालियों से नहीं मिला था। कंपनी को बॉम्बे जो मिला था वो सीधे डायरेक्ट पुर्तगालियों से नहीं मिला था। एक्चुअली 1663 के अंदर, 63 के आसपास में ही पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी किससे हुई थी? ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स नाम था उनका। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने दहेज के अंदर बंबई जो था वो ब्रिटेन के सम्राट को दे दिया। ठीक है, फिर ब्रिटेन के सम्राट ने कंपनी को कुछ पर्टिकुलर रेंट पर क्या दे दिया? 1668 में कंपनी को दे दिया। ठीक है, शायद 10 पाउंड पे रेंट पे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने स्टार्ट किया ऐसे। ठीक है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फुले ने दोस्तों। ठीक है, ये अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। तो गुलामगिरी किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने। किस पर आधारित है? अमेरिका की दास प्रथा। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, क्वेश्चन भी आया था कि जब लौटाई कब थी। सवाल पूछा था लौटाने का, तो लौटाने के दौरान मैंने आपको यह भी बता दिया था कि उन्हें दी कब गई थी। तो 1915 में दी गई थी, जिसे उन्होंने कब लौटा दिया? 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद में उन्होंने लौटा दी। 1915 में मिली और 1919 में लौटा दी।
स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान सवाल है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, जेबी कृपलानी जो हैं वो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? 1902, 1861, 1906, 1910। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सी, 1906। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने करी, जिसे 1906 में स्थायी संस्था बना दिया गया। जिसे 1906 में स्थायी संस्था बना दिया गया। किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई? बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट सवाल है। किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की गई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा, और जैसे ही नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की गई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। दांडी में नमक बनाकर के नमक कानून को तोड़ा, और जैसे ही नमक कानून टूटा, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। जिस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? दोस्तों, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया वो समाजवादी नेता थे जो जेल से भाग करके भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे। ठीक है। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? दोस्तों, आपको पता ही है, मीर जाफर को। मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है। 1764 में, अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ाया गया था, जिसके अंदर बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजी सेना, जिसका
नेतृत्व कौन कर रहे थे? मुनरो, हेक्टर मुनरो वर्सेस अंग्रेजी सेना। मुनरो वर्सेस मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला प्लस मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। तो मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन सब के बीच में इन सब का अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, फाइनली ब्रिटिश सेना जीत जाती है और मीर जाफर उसके बाद में क्या बनता है? बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठता है। ठीक है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने करी थी? स्वदेश बांधव समिति दोस्तों अश्विनी कुमार दत्ता ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना करी थी। ठीक है। इसका जो उद्देश्य था, भारत में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग में वृद्धि लाना था। स्वदेशी उत्पादों के उपयोग में वृद्धि लाना था। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत आसान है, जल्दी से बता दीजिए। कैनिंग, एल्गिन, डलहौजी, एलनब्रो। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और जब आपको मैंने पहले ही सवाल में बताया था कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम में जो नया पद बनाया गया, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो भारत का पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है। तो 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल भी यही था और लॉर्ड कैनिंग जो था वो पहला वायसराय भी था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार आहे, अनि तोमी मिला विनाश। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर करी थी? तो दोस्तों कोर्ट के अंदर, कोर्ट में उन्होंने ये घोषणा करी थी, स्वराजा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे, अनि तोमी मिला विनाश। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव किस षड्यंत्र में शामिल थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव किस षड्यंत्र में शामिल थे? कानपुर, लाहौर, भागलपुर, अलीपुर। दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल थे। ठीक है। जिसके अंतर्गत इन्होंने जो सैंडर्स की हत्या जो कर दी गई थी, सैंडर्स की जो हत्या करी थी ना गोली मार करके, सैंडर्स कौन था? जिसके लाठीचार्ज के ऑर्डर पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने इन सभी दोस्तों के साथ में मिलकर के प्लानिंग करी और सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी। बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? बारिंद्र घोष, बारिंद्र घोष जो है वो जुगांतर समाचार पत्र से जुड़े हुए थे।
इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्ता, इन सब ने करी। बारिंद्र घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता, इन तीनों ने मिलकर के क्या करी थी? जुगांतर समाचार पत्र, क्रांतिकारी समाचार पत्र था। 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, स्वराज को लक्ष्य बनाया गया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस बनाने की भी घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट फ्रीडम डे, एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने की बात हुई, लेकिन तब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी। इसी कारण से ये जो 26 जनवरी की तारीख इतिहास में महत्वपूर्ण थी, इसी कारण से हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। क्लियर है? पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़ा हुआ है? पी मित्रा, अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, जुगांतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। अनुशीलन समिति, पी मित्रा का नाम जो है वो अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ था। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 में पी मित्रा का पूरा नाम था प्रमथनाथ मित्रा। ठीक है, तो 24 मार्च 1902 अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमथनाथ मित्रा ने करी थी। ठीक है। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना डेरोजियो मधुसूदन दत्ता, मदन मोहन तारकालंकर, सुरेंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो ने, इन्होंने ही यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना भी किसने करी थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ठीक है, तो याद रखिएगा एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। आंग्ल भारतीय थे ये, एंग्लो इंडियन। और यंग बंगाल मूवमेंट भी किसने चलाया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ठीक है। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला को माना जाता है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब। ठीक है, जो कि प्लासी के युद्ध के बाद मारा गया। उसी दौरान, प्लासी के युद्ध के दौरान ही मारा गया था। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? तो ये मैं आपको करा भी चुका हूं अभी। भारत का राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? जनगण मन, भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता, भारत विधाता। डी, भारत विधाता। इसकी रचना किसने करी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है।
और 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन। तो ये दोनों बातें आपके सामने आ गई हैं। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक था भारत विधाता। किसने रचना करी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ना, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, तो उसके विरोध में जो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, उस स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने एक गीत गाया था बंगाल को और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए, आमार सोनार बांग्ला। बंगाल को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए, एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए उन्होंने एक गाना गाया था, आमार सोनार बांग्ला। तो ये आमार सोनार बांग्ला जो है वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का। तो भारत का और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय गान किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा है। पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में। कहां है? पश्चिमी बंगाल में। कब हुई थी प्लासी की लड़ाई? 23 जून 1757 सिराजुद्दौला व कंपनी के मध्य। कंपनी से नेतृत्व कौन कर रहा था तब? क्लाइव। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्लियर है? एक सेकंड दोस्तों, एक मिनट, इसको अपन करेक्ट करेंगे। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? ठीक है, इरविन, चेम्सफोर्ड, विलिंगटन, लिनलिथगो। चेम्सफोर्ड तो उस समय था, सॉरी 1919 के समय की बात है ये इसका सही जवाब होगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया? 3 अप्रैल 1926 को। भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को नियुक्त किया गया। ठीक है, फिर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन क्यों आया था? 1919 में चेम्सफोर्ड के टाइम में क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे हम 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। भाई 1909 में आया था मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 में जिस प्रकार मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, उसी समय 1919 में तब भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसको करेक्ट करना, वो उस समय मैंने गलती से टिक कर दिया था। चेम्सफोर्ड जो है वो गलती से टिक हो गया था, अभी ध्यान से समझ लो।
साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया? तो इसका जवाब तो होगा इरविन के शासनकाल में। 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को नियुक्त किया गया। 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कमीशन आया क्यों था? तो ये जो बी में चेम्सफोर्ड दिख रहा है, ये 1919 में आया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मोंटेग्यू जो था वो भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था वो क्या था? वायसराय था 1919 में। ठीक है, चेम्सफोर्ड जो है वायसराय था। तो इस 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत जो भी संवैधानिक सुधार हुए थे, उन संवैधानिक सुधारों की जांच करने के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियमों की जांच करने के लिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो साइमन कमीशन जब भारत में आया तब लॉर्ड इरविन वायसराय थे। साइमन कमीशन जब भारत में आया तब लॉर्ड इरविन वायसराय थे। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? तो इसका आंसर होगा डी, कराची अधिवेशन 1943 में। कराची अधिवेशन 1943 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? दोस्तों, लाहौर में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर में क्या किया था? पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, और पाकिस्तान नाम देने वाले, पाकिस्तान का नाम रखने वाले, यानी ये जो नाम निकला, ये किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया था। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर में पारित किया और पाकिस्तान नाम देने वाले थे चौधरी रहमत अली। साबरमती की स्थापना महात्मा गांधी ने कब करी थी? 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1915 में की थी दोस्तों। साबरमती आश्रम से ही नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, बता दीजिए। असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक जगह पर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, जिसमें आंदोलनकारियों द्वारा यह आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कितने? 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जिसके बाद इस हिंसात्मक घटना के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया दोस्तों। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता करी थी? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता करी? तो बेलगाम 1924। ये बेलगाम कहां पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन 1924। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर क्या कहता था? इंग्लिश खान कहता था दोस्तों। ठीक है, किसको? विलियम हॉकिंस को। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किया था मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कब? 1861 में। मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने।
इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने करी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? तो ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। किसके साथ मिलकर करी थी? 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ। आनंद मोहन बोस के साथ। कहां पर करी थी? कलकत्ता में। 1885 में इस संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर करी थी कलकत्ता में। 1885 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। आखिरी सवाल है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वंदे मातरम गीत जहां से निकला है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आज के सेशन में हमने करे हैं। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।